नमस्कार मित्रों। आज हम बिहार समान ज्ञान के तृतीय खंड को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें पुनः हम 150 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो जो कि बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा तथा बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज़ है। तो आइए समय को न गंवाते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये जो उनका क्षेत्र था, ये छपरा का क्षेत्र था, जिसे सारण भी कहते हैं। तो छपरा के क्षेत्र से राहुल संकृत्यायन सक्रिय थे 1920 के आंदोलन में। अगला प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये महात्मा गांधी जो हैं वो राष्ट्रीय नेता थे चंपारण नील आंदोलन के। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह जो है कि वो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। दक्षिण अफ्रीका में किए थे वो कब? 1907 में। 1907 में प्रथम सत्याग्रह किया था। लेकिन यहाँ कह रहा है कि गांधी जी भारत में पहली बार, तो भारत में पहली बार उन्होंने चंपारण में किया था, और वो भी 1917 में। चूँकि 1915 में वो आए और 1917 में नील आंदोलन के समय जो है कि पहली बार उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है, 1922 के गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में जो बिहार के गया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास जी, जिन्हें CR दास भी कहा जाता है। CR दास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था? तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय बेगूसराय में एक चौकीदारी कर के विरुद्ध जो है कि आंदोलन चल रहा था। अगला प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो उनका नाम था हरीश्वर नाथ घोष। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण नहीं थे संबंधित। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये जो तीन कठिया प्रणाली थी, तीन कठिया का मतलब 3/20, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा को नील की खेती करना था, जिसे तीन कठिया प्रणाली कहा गया। इसी के जो है कि विरोध में गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो थी वो चंपारण की स्वतंत्रता सेनानी थी। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो बंगाल का नवाब मीर कासिम जो था वो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो बिहार का नायब दीवान रॉबर्ट क्लाइव सिताब राय को नियुक्त किया था। तो आंसर हो जाएगा सिताब राय। अगला प्रश्न है, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय इसका निर्माण हुआ था गोलघर का। अगला प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? तो पीर अली खान, ये कहा जाता है कि एक दुकानदार थे शायद, जो पटना से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किए थे, पीर अली। अगला प्रश्न है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का। 1830 का जो दशक था वो वहाबी आंदोलन का केंद्र बना हुआ था पटना नगर। अगला प्रश्न है, 1866 से 86 के नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र कौन थे? तो इनके क्षेत्र जो थे चंपारण और मुजफ्फरपुर थे। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसको? तो मलिक जानी को। आंसर हो जाएगा मलिक जानी। अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया 1576 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल बिहार को मुगल शासन में मिला लिया। अगला प्रश्न है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? तो जो शेर शाह सूरी था, आंसर इसका हो जाएगा शेर शाह ने। शेर शाह सूरी ने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के स्थान पर पटना शहर बसाया था, और पाटलिपुत्र का जो है कि उदयन ने स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो ये शेर शाह सूरी थे। शेर शाह सूरी ऐसा शेर था जो कि मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित करके उसे भेज दिया था, कहाँ? फिर अफगानिस्तान भेज दिया था उसको। अगला प्रश्न है, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? जैसे ही मुगलों का पतन हुआ, बिहार जो है बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। मीर कासिम, मीर जाफ़र और बहुत से जो है कि बहुत से सम्राट हुए जिनके अधीन ये बिहार रहा। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। अगला प्रश्न है,
किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिम्बिसार ने किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो जो विदेह राज्य था उससे बिम्बिसार ने नहीं स्थापित किया था वैवाहिक संबंध। अगला प्रश्न है, राजकुमारी चेल्हना जो थी, राजकुमारी चेल्हना कौन थी? तो वो वज्जी लिच्छवी की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है, किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? तो वो राजा था बिम्बिसार। ये हर्यक वंश का संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक। इसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था, जो आगे चल करके इसको मार दिया और अपनी गद्दी हथिया ली। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? तो वह किला वह राजगृह में बनवाया था। अजातशत्रु ने राजगृह को अपना राजधानी भी बनाया था। मगध की प्रारंभिक जो है कि राजधानी थी, कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, गिरिब्रज। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो वो उदयन था, जो अजातशत्रु का पुत्र था, अजातशत्रु का पुत्र था ये उदयन। अगला प्रश्न है, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? तो शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ मगध पर। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज जो था वो उसका पुस्तक का नाम इंडिका था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो आंसर हो जाएगा 14। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त जो है मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं, मुद्रा राक्षस के रचयिता, और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो आंसर हो जाएगा घनानंद। घनानंद जो है कि सिकंदर महान के समकालीन था। जब सिकंदर आया था तो उसकी सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी थी, और उधर यह भ्रम फैला दिया गया था कि घनानंद जो है उसके पास बहुत सारा हथियार है, बहुत सारे सैनिक हैं, सिकंदर जीत नहीं पाएगा। इस भय से जो है कि सेना घबरा गई और उन्होंने नदी पार करने से मना कर दिया, और सिकंदर वहाँ से वापस चला गया था। तो इसलिए सिकंदर जो है घनानंद के समकालीन था। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य, मौर्य वंश। घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि कौटिल्य यानी चाणक्य की मदद से गद्दी को हथिया लिया। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा है? महापद्मनंद महापद्मनंद जो थे अपने आप को एक राट कहते थे। अगला प्रश्न है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो ये अशोक जो थे ये प्रियदर्शी थे, और देवानाम प्रिय के रूप में इनका नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो जो समुद्रगुप्त था उसी को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है कि गुप्त वंश का महान शासक था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय था गुप्त वंश का, उसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो शुंग वंश का। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था विद्रथ, तो विद्रथ जो था उसको पराजित किया कौन किया था? तो पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने पराजित करके विद्रथ को शुंग वंश की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा शुंग वंश। अगला प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वो जेम्स प्रिंसेप था, जेम्स प्रिंसेप, यानी आंसर हो जाएगा प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया है? तो ये मस्की का लघु शिलालेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। कहाँ का? मगध का। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। अर्थशास्त्र के अनुसार जो सीता भूमि का अभिप्राय है वो जनजातियों द्वारा जोते जाने वाली भूमि से है। अगला प्रश्न है, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने।
अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है मेगास्थनीज की इंडिका। अगला प्रश्न है, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, कहाँ मिलती है? तो पुणे, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? तो ये सोन नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत क्या है? लगभग 17% है। अगला प्रश्न है, किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो जो इंडियन नेशन था उसका प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो जो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं एवं मक्का है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो जो त्रिवेणी नहर है वो गंडक नदी से उसमें पानी आता है। अगला प्रश्न है, कौन दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है, यानी किन दो नदियों का उद्गम स्थान अमरकंटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन नदी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत इसका कृषि हो जाएगा, इसलिए आंसर कृषि लगाएंगे। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो ये 46% व्यय किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? तो सबसे पहले सुशील मोदी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। अगला प्रश्न है, नरेगा योजना का खर्च, जो नरेगा योजना है जो अब मनरेगा था, तो उसका जो खर्च है राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो 90:10, 90 केंद्र का और 10 राज्य का। अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार तो भाई बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार में ज़्यादातर नदियाँ जो है कि हिमालय तराई क्षेत्रों से हो करके आती हैं और फिर बाढ़ लाती हैं उत्तर भारत में। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाली गई है जो किस जिले की भूमि को सींचती है, यानी सिंचाई कहाँ होती है? तो पश्चिमी चंपारण, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि विद्यापति का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इनका जन्म विस्पी गांव में हुआ था। ये मैथिली के महान कवि थे। अगला प्रश्न है, मुसलमानों का पवित्र स्थान मखदूम कुंड कहाँ अवस्थित है? तो ये राजगीर में अवस्थित है। राजगीर में कई गर्म कुंड अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, और दूसरी राजधानी उन्होंने किसको बनाई? विदिशा को बनाई थी पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न है, बंटाने जलाशय योजना किस दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो ये बिहार और झारखंड की। अगला प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो उनको करैल या कैवाल मिट्टी से जो है कि पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो ये जीरा देवी में, सिवान के जीरा देवी में हुआ था। थोड़ा सा गला में खराश है तो माफ़ करेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन सोचा कि कब तक रुका जाए। दवा ववा भी लिया है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो इसलिए मैंने बहुत इंतज़ार के बाद फिर से शुरू किया है, तो माफ़ करेंगे थोड़ा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह जो प्रसाद मानव कृति नहीं है, ये जो है कि देवों की द्वारा निर्मित है? यानी कि इसको कहा गया था ये या तो राक्षस के द्वारा बनवाया गया होगा या देवताओं के द्वारा। तो ये कथन जो है ये फाहियान का था, जो चीनी यात्री फाहियान था उसका कथन था। अगला प्रश्न है, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उच्च पथ संख्या 82 की कुल लंबाई कितनी है? तो NH जो 82 है, ध्यान देंगे, NH उच्च पथ संख्या यानी NH संख्या 82, NH 82 जो है उसकी लंबाई कितनी है? तो 130 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण, वो बौद्धिस्ट था। अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तानी करने वाले बिहार के पहले फुटबॉल खिलाड़ी थे शिव प्रसाद, याद रखेंगे, शिव प्रसाद उनका नाम था। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मोकामा में, पटना से कुछ किलोमीटर आगे है ये मोकामा। एक फिल्म भी आया था मोकामा 0 किलोमीटर, आपने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा। अगला प्रश्न है, अशोक का नाम अशोकवर्धन मिलता है कहाँ? तो पुराण में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। अभी जो है कि अभी 12वां सही है। तेलंगाना के अलग होने से कहीं इसका स्थान में परिवर्तन हुआ होगा तो 13वां हो जाएगा, नहीं तो 12वां क्लियर है। चलिए कंफर्म हो लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गंगा मैया तो पियरी चढ़ी वो नामक व्यावसायिक फिल्म का निर्माण किसने कराया था? तो ये जो है कि विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी ने कराया था। फिल्म की बात की है तो फिल्म वाला क्वेश्चन भी आ गया। अगला प्रश्न है,
बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो ये उसकी स्थापना जो 1872 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, पश्चिम सोन नहर विद्युत परियोजना जो है कि उत्पादन क्षमता कितनी है उसकी? तो 6.60 मेगावाट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में ग्राम कचहरी की संख्या, ये हमने जो है कि ये ग्राम कचहरी या ग्राम पंचायत सदस्य ये सब का एक वीडियो इसके पहले हमने बिहार राज्य प्रशासनिक संरचना करके एक वीडियो बना करके डाल दिया है, आप देख लीजिएगा, उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी इसमें भी बता दे रहे हैं कि बिहार में जो ग्राम कचहरी की संख्या वो 8,463 है। चलिए अगला प्रश्न है, हातिम खां कहाँ का गवर्नर था? जो हातिम खां था वो कहाँ का था? बिहार का गवर्नर था। अगला प्रश्न है, बिहार में चावल का उत्पादन कितने प्रतिशत क्षेत्र में किया जाता है? 0.424% क्षेत्रफल में। बड़गांव किस जिला में अवस्थित है? तो ये जो बड़गांव है वो नालंदा जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था किसने? नवाब मीर कासिम ने, और इसी के चलते अंग्रेज उससे गुस्सा होकर के मीर कासिम को अपदस्थ करके मीर जाफ़र को बना दिया था वहाँ का नवाब। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? तो वो उसका क्षेत्र मिथिला है, आंसर हो जाएगा मिथिला। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया है? बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया था। ये यही चुतीवा है, बख्तियार खिलजिया है हरमिया, जो नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया था। यही हरामी है ये बख्तियार खिलजिया, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अगला प्रश्न है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ये 2004 में। अगला प्रश्न है, बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? तो ये 840 वर्ग किलोमीटर यानी 420 का दुगना, याद कर लीजिएगा, 840 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किस वर्ष भारत की यात्रा पर आया था? तो ये 405 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। अगला प्रश्न है, 405 से 6 तक लगभग रहा था, 6-7 तक। अगला प्रश्न है, बिहार में सूखा का प्रमुख कारण है कमज़ोर मानसून। जिस समय कमज़ोर मानसून होता आता है उस समय बिहार में सूखा होना ही होना है। अगला प्रश्न है, मार्च 2009 तक बिहार में कुल डाकघरों की संख्या कितनी थी? तो तभी तक की गणना जो है कि 9056 थी। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? ये कैमूर की पहाड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खां एवं मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था से संबंधित थे? ये जो नाम है सरफराज हुसैन खां, मधुसूदन प्रसाद और पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे बिहार के। अगला प्रश्न है, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो ये फतुहा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सारीपुत्र किस धर्म के अनुयायी थे? तो जो सारीपुत्र थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, सदावाही नहरों के से सिंचाई अधिक प्रचलित है कहाँ? तो सदावाही मतलब हरदम बहने वाली नहर जो है कि ये उत्तर भारत में ही अधिक प्रचलित है। हर मौसम में हर फसल के लिए पानी मिल जाता है नहर से उत्तर बिहार में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 4 सबसे बड़े जिले घटते क्रम में जो है कि बैठाइए। तो जो सबसे बड़ा जिला है जनगणना के अनुसार, जो बड़ा जिला है यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वो सबसे पहले पटना में है, उसके बाद पूर्वी चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर और तब जाकर के मधुबनी है। अगला प्रश्न है, भैंसा लोटन में किस वर्ष जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी? तो 1975 में। तो ये भैंसा लोटन है कहाँ? तो भैंसा लोटन जो है कि वाल्मीकि नगर में है, वाल्मीकि नगर में भैंसा लोटन है, जो बराज है वहीं पे भैंसा लोटन उसको बोलते हैं, उस एरिया को। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य शतरंज संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बिहार राज्य शतरंज संघ का 1937 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा, 1937 ईस्वी में किया गया था। किस जोन को विभाजित कर पूर्व मध्य रेलवे का गठन किया गया था? तो ये उत्तर पूर्व रेलवे को विभाजित करके पूर्व मध्य रेलवे का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में राजेंद्र सेतु का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता थे? राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य परिषद का गठन किया गया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था बिहार राज्य छात्र परिषद का गठन। अगला प्रश्न है, पटना स्थित पादरी हवेली किस शैली में निर्मित है? जो पादरी की हवेली है वो गौथिल शैली में निर्मित है, आंसर हो जाएगा गौथिल शैली। अगला प्रश्न है, भगवान शिव तथा सती के पौराणिक आख्यान से संबंध स्थान आमी में वर्ष के किस महीने में मेला लगता है? तो ये जो है कि चैत्र महीने में मेला लगता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है कि देश में सब्जी उत्पादक राज्यों में बिहार का स्थान? तो बिहार का स्थान तीसरा है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा सब्जी होता है यहाँ। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम से मतलब कि ये जो अरब सागर से जो मानसून आता है वो बिहार में 15 अक्टूबर तक रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, गोगाबिल पक्षी बिहार बिहार के किस जिले में है? तो वो कटिहार जिले में है।
अगला प्रश्न है द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो पटना टाइम्स का प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम पाली था। वो गौतम बुद्ध ने भी पाली भाषा में ही अपना जो है कि उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना था? तो जो बरौनी है वो रूस के सहयोग से बना हुआ था। अगला प्रश्न है मार्च 2012 तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल संख्याएं कितनी थी? तो 4666। अगला प्रश्न है ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? तो ये मैथिली भाषा की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है दरिया खां लोहानी के बाद बिहार का शासक कौन बना? बहार खां लोहानी। आंसर हो जाएगा बहार खां लोहानी। अगला प्रश्न है दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति का संबंध किस कला से है? तो किस कला शैली से, यानी मौर्य कला शैली से उसका संबंध है यक्षी की मूर्ति। अगला प्रश्न है शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो ये जलाल खां का संरक्षक था। अगला प्रश्न है बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं। बिहार में गंगा की जो दक्षिणी सहायक नदियां हैं उसमें सोन, पुनपुन, किऊल, चंदन ये सारी नदियां हैं। अगला प्रश्न है बिहार 2009 में बिहार में सड़कों की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण सड़कों था? तो जो ग्रामीण सड़कों का जो परसेंटेज था वो 0.763 था। अगला प्रश्न है बिहार भूमि अधिसीमा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिहार के मैदानी भागों में औसत वर्षा होती है कितना? 100 से 150 सेंटीमीटर तक। अगला प्रश्न है बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस भाग में अधिक होती है? तो जो गंगा का उत्तरी मैदान है, गंगा का उत्तरी मैदान यानी उत्तर बिहार में जो है कि सिंचाई से सबसे ज़्यादा होती है नहरों द्वारा। अगला प्रश्न है बिहार 1924 में बिहार के में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावित कौन रहा? तो भागलपुर का जो क्षेत्र था वो सबसे अधिक प्रभावित रहा 1924 के सांप्रदायिक दंगों में। अगला प्रश्न है बिहार में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 279 शाखाएं हैं। आंसर हो जाएगा 279। अगला प्रश्न है बिहार की राजधानी कहाँ है? अरे ये तो सर्वविदित है, ये पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है बिहार में गाँवों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो गाँवों की संख्या है वो 44,874, बिल्कुल 45,000 के करीब में गाँवों की संख्या हो गई है। अगला प्रश्न है ये गाँवों की संख्या मैंने दूसरे चैप्टर में पढ़ा दिया है, उसको देख लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चलिए इसमें अगला प्रश्न है वर्तमान में बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 242 है। अगला प्रश्न है वर्तमान में बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो बिहार विधान परिषद की सदस्यों की संख्या वो है 75। आपको उस वीडियो में मिल जाएगा बिहार प्रशासनिक संरचना में। चलिए अगला प्रश्न है वर्तमान में चयनित लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 40 हो जाएगी लोकसभा, ये भी उसमें है। चलिए अगला प्रश्न है बिहार में चयनित राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 हो जाएगी। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो ये आपको हो जाएगा 10,38,04,637। अगला प्रश्न है बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये 11वां स्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है बिहार का शहरी क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये शहरी क्षेत्र जो बिहार का है वो 1095.49 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है बिहार का ग्रामीण क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये 92,257.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है बिहार की राजभाषा है? तो जो बिहार की राजभाषा है वो क्या है? वो हिंदी है। और देखिए बिहार की जो द्वितीय राजभाषा है वो उर्दू है, याद रखेंगे। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। अगला प्रश्न बिहार का प्रथम गणराज्य किसे कहा जाता है? तो जो वज्जिश संघ है जो वैशाली में स्थित है उसी को बिहार का प्रथम गणराज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस प्राचीन विश्वविद्यालय का संबंध बिहार राज्य से है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध बिहार राज्य से है। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये जो है कि बिहार से संबंध रखते हैं, जबकि तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में फ़िलहाल में है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय किसे कहा जाता है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस विश्वविद्यालय को आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है? तो ये जो पटना विश्वविद्यालय है उसको आधुनिक बिहार का विश्वविद्यालय कहा जाता है। अगला प्रश्न है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1917 में। याद रखेंगे पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो
तो ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये दोहराया जा रहा है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है बिहार के मुख्यमंत्री, तो वो श्री कृष्ण सिंह आपको पता ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस व्यक्ति को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये जो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर थे, ये जो है ना बहुत अच्छे लेखक थे और इन्हीं को जो है कि बिहार का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष दीप नारायण सिंह थे। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। तो ये जो सभापति की बात हुई वो राजीव रंजन प्रसाद थे। तो दोस्तों अभी हमने कुल 100 कुल जो है कि 300 से लेकर के 450 क्रम तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया, यानी कि कुल हो जाएगा 150 प्रश्नों का, और वो भी VVI प्रश्नों का हमने डिस्कशन किया। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं इसमें क्या कोई कमी हो रही है। अगर कमी नहीं हो रही है तो शेयर करें, कमी हो रही है तो कमेंट करके बताएं और भी सुधार किया जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के